अरे बैन तो ये लगाई नहीं ऐसी पार्टी पाएंगे, है ये जो इन्होंने अरे तुलना सर, कर सुनो दी ना, भाई। ये तुलना करने सर, से ये सुन कहां लीजिए। जाके ठीक है, गिरेंगे। आशीष जी इनको ये सवाल ही अंदाजा लिया नहीं हमसे, है आपने ही जो कि सवाल अगर पूछा था वही 85% पूछा। जी अनीत जी हिंदू बोलिए। कर्नाटका का जाग गया ना, तो इनका क्या हाल आशीष होगा जी, ये इनको आशीष जी, अंदाजा तक नहीं आशीष है। जी, ये सुनिए, उस 15% की अपीजमेंट पॉलिटिक्स में उलझे हुए हैं, 85% को भूल के ये उस 15% के ऊपर जो खेलना चाह रहे हैं ना, ये अंदाजा नहीं है उनको। जिस दिन ठीक हिंदू है जाग आशीष गया, जी, ठीक उस है, दिन बताइए क्या होगा अनीत जी, इनका। बताइए। हमारे साथ आशीष आंडा जी भी हैं बीजेपी से। सर, पीएफआई के ऊपर भी तो बैन कह रही है कांग्रेस, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो पीएफआई के लिए है? वे तो कह रहे हैं कि बजरंग दल पर भी बैन लगाएंगे, पीएफआई पर भी बैन लगाएंगे। पलक जी, सबसे पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को, मेरे को पैनलिस्ट को जय हनुमान, जय बजरंग बली। पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हम किसकी तुलना किसके साथ कर रहे हैं। आप पीएफआई जैसी देश विरोधी संस्था का, जिसका प्रमाण है कि वो इंटरनेशनल टेररिस्ट के साथ संलग्न पाई गई है, एंटी इंडिया एक्टिविटीज में बैन कर दी गई है, एक ऐसी देश विरोधी ताकतों का आप तुलना एक ऐसे राष्ट्र के लिए समर्पित संस्थान के लिए कर रहे हैं जो हमेशा देश निर्माण के लिए खड़ी रहती है, जो वीएचपी जैसी पायनियर संस्था की एक युवा विंग है, एक ऐसी संस्था जिसपे हर भारतीय को नाज है, हर हिंदू को अम्मान है, अभिमान है। पलक जी, आपके इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपके प्रतिष्ठित दर्शकों को दो बात जानने की जरूरत है। पहली बात तो बहुत से लोग ये जानते ही नहीं रहेंगे, मुझे यकीन है महेश तिवारी जी भी इसके ऊपर कोई रोशनी डालेंगे, लेकिन अभी मेरा चांस है तो मैं बोलता हूं कि बजरंग दल है क्या, शुरू कहां से हुआ और क्यों शुरू हुआ। बात ठहरी उत्तर प्रदेश की, जिस समय रामलला की राम जन्मभूमि पे राम मंदिर की स्थापना को रोका जा रहा विकिपीडिया से तो नहीं पढ़ उस रहे टाइम ना पे जो लोग, जी हाँ जी, विकिपीडिया से तो नहीं पढ़ रहे? नहीं मैडम, ये सब विकिपीडिया, ठीक है, बोलिए, बोलिए, लिखने बोलिए, वाले बोलिए। लोगों में से हम हैं, पढ़ने वालों में से नहीं है। कुछ लोग तो यहाँ पे विकिपीडिया पढ़ के भी नहीं आते, हम तो लिखने वालों में से हैं। बोलिए। जी 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 जी। तो उस टाइम पे ये बजरंग दल की स्थापना करनी पड़ी, क्योंकि जो लोग राम जन्मभूमि के लिए प्रोसेशन निकालते थे, उसके सपोर्ट में उनको उस समय की जो सरकारें थी, वो उस समय उनको कोई भी गवर्नमेंट प्रोटेक्शन नहीं मिलती थी, यहां तक कि पुलिस भी उनका संरक्षण नहीं करती थी। इसलिए उस समय वीएचपी के एक युवा विंग बजरंग दल की स्थापना करनी पड़ी 1984 1 अक्टूबर को, जिसका यह काम था कि ये जो राम भक्त जाते थे, ये हनुमान की तरह उनको सुरक्षा प्रदान करते थे। ये बजरंग दल, इसलिए इसका नाम रखा गया और ये इसकी स्थापना की पूरी कड़ी है। तो जो लोग ये कहते हैं कि बजरंग दल और बजरंग बली इसका आपस में कोई लेना देना नहीं है, ना उन्हें इतिहास पता है, ना साहित्य पता है, ना हिंदू संस्कृति पता है। एक उदाहरण दीजिए, बजरंग दल एंटी इंडिया एक्टिविटीज में लिप्त पाया गया। करने की कोशिश कर एक एग्जांपल दीजिए, बजरंग दल पे सिडेशन अप्लाई होता है क्या? एक उदाहरण दीजिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने रामलला को भी तालों में बंद रखा और अब ये हनुमान को अपने इस जो संकल्प पत्र है उसमें बंद करने का प्रयास करना चाहते हैं। ये भूल गए हैं कि असल मुद्दा क्या है। असल मुद्दा इनका सिर्फ एक है और वो ये है कि हर एंटी इंडियन एजेंसी, हर एंटी इंडियन फोर्स के साथ इन्हें खड़ा होना है। पीएफआई को जब माननीय होम मिनिस्टर साहब के ऑर्डर से बैन कर दिया गया, तो इसके बाद इनको कोई ना कोई उसका प्रतिरूपक, कुछ ना कुछ उसका रिटेलिएटिव एक्शन करके दिखाना है, क्योंकि अपने बॉसेस की नजर में इनको अपना पॉलिटिकल ग्राउंड जिंदा रखना है। इसके लिए बजरंग दल को बैन करने जैसी वाहियात स्टेटमेंट इन्होंने। आशीष जी, आप लगातार निरंतर ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बजरंग दल का कहीं भी किसी भी तरीके से कोई योगदान नहीं है। आप एक बार जरा विकिपीडिया खोलिए और आपको विकिपीडिया के ऊपर सब पता चल जाएगा। लगभग देश के अंदर जितने भी दंगे हुए हैं, कहीं ना कहीं बजरंग दल का और वीएचपी का कहीं ना कहीं जिक्र हो रहा है। आप ये तो नहीं कह सकते एकदम क्लीन चिट है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये बचाव करना चाह रहे हैं कि बजरंग दल संपूर्ण तरीके से क्लीन चिट है? लेकिन मैं आपकी बात को स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करता हूं, जो स्टेटमेंट अभी आपके चैनल पे आपने दी कि देश में जहां भी दंगे हुए हैं, मैंने विकिपीडिया का जिक्र किया, आप एक बार विकिपीडिया खोल लीजिए, आपको वहां पर दिखेगा, बाकायदा दिखेगा, कहीं ना कहीं नेशनल ह्यूमन राइट्स द्वारा बहुत जगह जिक्र किया गया है। सर, देश की राजनीति नहीं चलती, मेरा हिंदुस्तान विकिपीडिया से नहीं चलता। आपका चैनल विकिपीडिया से चलता हो सकता है। विकिपीडिया में क्या लिखा है मैडम? मैं विकिपीडिया पढ़ के आता हूं पूरा।
मैं पूरा विकिपीडिया पढ़ के आता हूं मैडम। विकिपीडिया एक रेफरेंस है, विकिपीडिया कंक्लूसिव नहीं है। सबसे बड़ी बात, नहीं इनसे पूछिए ना कि जब इन्हीं की सरकार ने, नरसिम्हा राव ने बैन लगाया था, तो एक ही साल के अंदर वो बैन क्यों हटा दिया? बताइए ना आप। जब आपने बैन लगाया था बजरंग दल पे, तो बैन क्यों हटा दिया आपने? बिल्कुल गलत, देश विरोधी हैं, देश को तोड़ने का काम करते हैं। इसको एक बार तो प्रूव कीजिए, सिर्फ इल्जाम देके भाग जाना। एक एग्जांपल दीजिए बजरंग दल ने देश विरोधी कोई एक्टिविटी की हो, एक एग्जांपल दीजिए। सिडेशन का चार्ज आज तक उस पे लगा हो, एक उदाहरण दीजिए। 7 साल से आप सत्ता में हैं, क्यों नहीं आपने बैन कर दिया? अगर आपने बैन किया तो आशीष जी आपके सवाल का जवाब पूछ रही हूं। मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप बताइए बजरंग दल की स्थापना कब और कैसे हुई? ठीक है, बीजेपी आप बताइए बजरंग दल की स्थापना कब और कैसे? आप बीजेपी का पक्ष रखिएगा। ठीक है आशीष जी, आप बीजेपी का पक्ष रखिएगा, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनको अपना पक्ष रख लीजिए, आपके पास आएंगे। हाँ, अरे प्रधानमंत्री से ठीक है आशीष जी, इसके बाद आपके पास ही आऊंगी। हमें ये मत कहिए कि हमारी औकात क्या है। सच में आपकी औकात क्या है, अब तो मैं भी कहूंगा। आप किसकी तुलना किसके साथ कर रहे हैं, और तुलना की जरूरत ही क्यों है? आप मैनिफेस्टो में सिर्फ ये भी कह सकते थे कि कोई भी संस्था अगर रूढ़िवादी, जातिवादी या धर्म के आधार पे कुछ भी गलत करती हुई पाई जाएगी तो हम उसके ऊपर निर्णायक कार्रवाई करेंगे। यहां पे जब नाम लिया गया, खास मंगलवार के दिन कर्नाटका के इलेक्शन में बजरंग बली की जन्म स्थान की जगह पे, जहां पे हम सब जानते हैं कि बजरंग बली हम्पी नाम की जगह के जब अंज नादरी पर्वत पे जन्म लिए, ऐसी कर्नाटक की भूमि पे, वो भी मंगलवार वाले दिन आप इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं, मैनिफेस्टो में जानबूझ के बजरंग दल का नाम लेते हैं, तो आप तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। अरे फिर बेरोजगारी पे आ गए भाई, कोई इनको डिबेट का टॉपिक बताओ। आज वहां पे रोजगार किस कदर नीचे हो गया है। एक बात बताइए अनिल जी, आप कह रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि 2% वोट जो ईसाइयों के हैं और जो 13% वोट मुस्लिम के हैं, वो आप धर्म के आधार पे किसी भी तरीके उनको खुश करके आप ये इलेक्शन में जीतने का दुस्साहस भरा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है आशीष जी, आपके पास वापस आऊंगी, विस्तार से इस पर बहस करेंगे। महेश तिवारी जी भी हैं। दूसरी बड़ी बात, मेरी डिबेट आपसे नहीं है, मेरी डिबेट मेरे कांग्रेस प्रवक्ता से है। आप तो मॉड्यूलेटर हैं। मैं उनसे बार बार एक बात पूछ रहा हूं कि जब वो 2 संगठनों का नाम लेते हैं जिनको बैन करने की बात करते हैं, तो वो 2 संगठन एक ही पैरामीटर पे कैसे खड़े कर सकते हैं, जबकि एक एंटी नेशनल एक्टिविटीज में बार बार नित्य हर बार लिप्त पाया गया है, और दूसरे संगठन के ऊपर सिडेशन चार्ज अप्लाई ही नहीं होता, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एंटी इंडिया एक्टिविटी। देखिएगा, 2 बातों में फर्क है, 2 बातों में फर्क है। डॉक्टर साहब, कम्युनल एक विचारधारा, कम्युनल विचारधारा होना एक अलग विषय है, और इंडिया के अगेंस्ट बात करना, इंडिया के टुकड़े करना, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहना, ये सब एंटी इंडिया एक्टिविटीज, एंटी इंडिया टूल किट का हिस्सा होना, इंटरनेशनल टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लिप्त होना, फॉरेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग लेना, ये दूसरा विषय है। एंटी इंडिया एक्टिविटी इनके ध्यान में क्या है, किसी तरीके से हम अपीजमेंट पॉलिटिक्स करके वो 2% ईसाइयों और 13% मुस्लिम्स के वोट एक ही झटके में कैसे हासिल कर लें, एक ही तीर से 2 शिकार कर लें। क्योंकि बजरंग दल का काम क्या है, जहां जहां पे कर्नाटका में हिंदुत्व के ऊपर आक्षेप लगाया जाता है, जहां जहां पे कर्नाटका में काउ स्लॉटर के ऊपर बात की जाती है। तो कर्नाटक चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सभी पार्टियां अपना पूरा जोर लगाकर मैदान में है। दरअसल कर्नाटक में एक तरफ चुनावी शोर है तो वहीं दूसरी तरफ वादों का जोर भी है। लेकिन सवाल यही है कि कर्नाटक का किंग बनेगा कौन, क्योंकि कर्नाटक का किंग बनने के लिए दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस जी जान से जुटी हुई है। एक के सामने सत्ता बचाने की चुनौती है तो दूसरे के सामने सत्ता पर काबिज होने का चैलेंज है। चुनाव की तारीखें जैसे जैसे पास आ रही है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल बेहद सक्रिय होते हुए नजर आ रही है। अब एक और जहां पर बीजेपी बीपीएल परिवारों को 3 सिलेंडर मुफ्त देने के वादे के साथ नंदिनी का दूध और साथ ही अटल आहार के जरिए सरकार में बन रहे का सपना सजाए हुए है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने
और अन्नभाग्य योजना में 10 किलो चावल की गारंटी देकर सत्ता में आने की गारंटी के ख्वाब पाल रही है। बीजेपी ने क्या कुछ वादे किए हैं पहले आपको वह बताते हैं और उसके बाद कांग्रेस के वादे क्या है वह भी आपको बताएंगे। तो बीजेपी द्वारा कई सारी घोषणा पत्र के अंदर बातें कही गई है, जहां पर बीपीएल परिवार को रोज आधा किलो नंदिनी दूध जो है वह दिया जाएगा। बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया गया, हर महीने 5 किलो श्री अनंत राशन किट जो है वह कर्नाटक वासियों को दी जाएगी अगर वो सत्ता में आते हैं। इस बीच स्वस्थ भोजन के लिए अटल आचार केंद्र जो है बनाया जाएगा और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस के ऊपर कहा जा रहा है ये अटल योजना जो है, इसके अंदर आहार योजना के अंदर खाना मिलेगा। बीपीएल परिवारों की भी बात की है, बीपीएल परिवारों को हर साल 3 गैस सिलेंडर जो है वो मुफ्त दिए जाएंगे, ये बात बीजेपी ने कही। बेघरों के लिए 10 लाख मकान के वायदे कर्नाटक के अंदर भी। तो बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र काफी लंबा था, लेकिन इस बीच आपको महत्वपूर्ण चीजें बता रहे हैं। एससी एसटी का भी मुद्दा रहा, जहां एससी एसटी महिलाओं के लिए 10,000 की एफडी जो है वह बीजेपी कराते हुए नजर आएगी। फिक्स डिपॉजिट का वादा किया है। सीनियर सिटीजन का हर साल मुफ्त हेल्थ चेकअप जो है वह कराया जाएगा। बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र के अंदर ये महत्वपूर्ण बातें जो है वह रही। किसानों का मुद्दा भी रहा, जहां पर किसानों को बीज के लिए 10,000 रुपए की सब्सिडी जो है वह दी जाएगी। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया है। कांग्रेस ने 10 मई को होने वाले चुनाव से ठीक पहले जारी किया है अपना घोषणा पत्र। जनता के सामने पार्टी के संकल्पों को रखा है कि अगर वो सरकार में आती है तो वो क्या वादे पूरे करते हुए नजर आएगी। कांग्रेस ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको उनके घोषणा पत्र पे भी लेके जाते हैं। गृह ज्योति योजना 200 यूनिट मुफ्त बिजली, कांग्रेस का वादा घोषणा पत्र के अंदर। आगे बढ़ते हैं। काफी अलग जो है वह रहा बीजेपी से कांग्रेस का मैनिफेस्टो, क्योंकि बीपीएल परिवार को हर सदस्य को 10 किलो चावल जो है वे दिए जाएंगे, ये बात कांग्रेस ने कही। 1 साल में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। तो कैसे रोजगार को उत्पन्न किया जाएगा और कैसे रोजगार दिया जाएगा, इस पर बात की गई। रोजगार भत्ता के ऊपर भी बात करते हुए नजर आई कांग्रेस। परिवार की महिला मुख्य जो रहेगी उनको 2,000 रुपए अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो ये वादा कांग्रेस पूरा करेगी। कर्नाटक में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा देंगे, ऐसा ही कुछ दिल्ली के अंदर भी है, जहां महिलाओं को मुफ्त में यात्रा करने को मिलती है सरकारी बसों के अंदर। तो वैसा ही कुछ वादा कर्नाटक के अंदर। बेरोजगार ग्रेजुएट की अगर हम बात करें, अगर कोई भी व्यक्ति बेरोजगार है और ग्रेजुएट है तो उसे 2 साल 3,000 रुपए सरकार देगी। किसानों को 3 से 10 लाख रुपए तक का टैक्स फ्री लोन दिया जाएगा। तो किसानों के लिए भी, जहां एक तरफ बीजेपी 10,000 रुपए कहते हुए नजर आ रही है सब्सिडी, तो इसी बीच लोन की बात कर रही है कांग्रेस। फसल नुकसान जो एक बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस ने कहा है कि वो फसल नुकसान भरपाई के लिए 5,000 करोड़ रुपए जो है अपने बजट के अंदर लेकर आएगी। ये बात उन्होंने कही कि ये मुआवजा जो है वह उन सभी किसानों को दिया जाएगा अगर किसी भी कारण से उनकी फसल को नुकसान होता है। तो कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में भी कई सारे वादे। जाहिर है दोनों ही दलों ने जनता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल जनता से वादे कर उनके वोट बैंक को अपने पाले में लाने की जुगत में है। तो दोनों ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, लेकिन बवाल किसी पर नहीं हुआ है। बवाल हुआ है तो बस कांग्रेस के घोषणा पत्र पे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि वो पीएफआई और बजरंग दल, जी हां बजरंग दल जैसी संस्थाओं पर नकेल कसेगी, क्योंकि इस प्रकार की संस्था देश में सांप्रदायिक तनाव को जन्म देती है। फिर क्या था, बवाल तो तय था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। प्रतिक्रिया जो है वह सामने आ रही है कई सारे नेताओं की। जहां बात करी कांग्रेस ने कि हम बजरंग दल और पीएफआई के ऊपर बैन लगा देंगे, तो कई सारे बयान भी आते हुए सामने आए। क्या कुछ है वह बयान, चलिए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी करते समय जिस प्रकार एक प्रखर राष्ट्रभक्त संगठन बजरंग दल की तुलना एक कुख्यात राष्ट्र विरोधी आतंकवादी और प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के साथ की है, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बजरंग दल का एक एक कार्यकर्ता देश के लिए, समाज के लिए समर्पित है और पीएफआई की गतिविधियों से पूरी दुनिया परिचित है। हां, जहां जहां भी पीएफआई के लोग सरतन से जुदा गैंग के रूप में खड़े हुए और कांग्रेस की सरकारों ने उनका समर्थन दिया, वहां वहां बजरंग दल के कार्यकर्ता
प्रत्येक लोकतांत्रिक तरीके का प्रयोग करके उस सरतन से जुदा गैंग के आतंक को समाप्त करने के काम में लगा। कांग्रेस और पीएफआई का जिस प्रकार गठबंधन रहा है, यह स्वाभाविक है। इन सब बातों के कारण से बजरंग दल कांग्रेस की आंखों की किरकिरी बना है। तुम देश की जनता को धोखा नहीं दे सकती सोनिया गांधी। हिंदू समाज, हिंदू जनमानस, हिंदू आस्था के केंद्रों, मंदिरों और संतों पर हमला कांग्रेस की कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के लिए क्योंकि इस्लामिक जिहादियों को खुश करना है, देशद्रोहियों को पनाह देनी है। इसी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के तहत जिस तरह से कर्नाटक में इसने नाटक किया है और अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में पीएफआई के साथ बजरंग दल का नाम दिया है, यह कांग्रेस की ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। अब कर्नाटक से इसका जनाजा निकलना तय है। एक तरफ राष्ट्रवादी संगठन और दूसरी तरफ देशद्रोही। शर्म नहीं आती आपको? कभी मुस्लिम ब्रदरहुड से, तो कभी आईएसआई से, तो कभी अन्य आतंकी संगठनों से तुलना करना। इतनी दुर्गति होने के बावजूद भी आपको अकल नहीं आ रही। खैर, जनता निश्चित कर चुकी है कि आखिरकार इसके साथ क्या करना है। अब कम से कम इनको मंदिरों की शरण नहीं लेनी चाहिए। ये जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाल के चलते थे, वो सबकी पोल खुल चुकी। तो कर्नाटक की रैली में पीएम मोदी का संबोधन हुआ तो उन्होंने कांग्रेस पर पीएम मोदी ने जमकर हमला भी बोला है, तो कांग्रेस इससे बिफर गई है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, लेकिन ऐसे में कई सारे सवाल जो है वे उठ खड़े हुए हैं। क्या है वो सवाल, पहले उन पर नजर डालेंगे और फिर विस्तार से चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। सियासत में बजरंग बली का अब क्या काम, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। विकास के ऊपर अगर चुनाव हो तो बेहतर नहीं है, लेकिन क्या विकास का नाम छोड़ भगवान पर अब सियासत होते हुए देश की राजनीति में नजर आएगी? कांग्रेस पीएफआई बैन का बदला ले रही है, क्योंकि ये स्पष्ट तौर पर कहते हुए नजर आ रही है बजरंग बली का नाम जरूरी है पार्टियों के लिए या फिर अब मजबूरी बन चुकी है? विकास का नाम पे काम क्यों नहीं? कांग्रेस पीएफआई बैन का बदला ले रही है, ये भी एक सवाल बनते हुए नजर आ रहा है। विकास का नाम क्या है और काम का हवाला क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो इस वक्त की ये बड़ा मुद्दा है और इस पर बहस होनी जरूरी है कि आज विकास के नाम पर क्यों चुनाव नहीं लड़े जा रहे हैं। एक तरफ मैनिफेस्टो के अंदर भी अगर हम बात करें, कांग्रेस ये बात कहते हुए नजर आ रही है तो वो पीएफआई के ऊपर और बजरंग दल के ऊपर बैन लगा देगी, लेकिन क्या बजरंग दल के ऊपर बैन सही है या नहीं है, ये भी एक बहस है। करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर आशीष शांडा है, नेता बीजेपी से हैं। डॉक्टर अनित सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस से। महेश तिवारी बजरंग दल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले कांग्रेस के पास आना चाहूंगी। अनित जी, बीजेपी का ये कहना है कि ये मैनिफेस्टो जो आपने बनाया है ये पीएफआई का मैनिफेस्टो है, कर्नाटक वालों का पीएफआई वो नहीं है मैनिफेस्टो जी। देखिए पलक जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इस समय बीजेपी की पूरी टॉप लीडरशिप, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे वो अमित शाह जी हों, जेपी नड्डा साहब हों, किसी के मुंह से आपने विकास की कोई बात नहीं सुन रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जातिगत दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, यही इनकी राजनीतिक टूल के तरीके से काम करने की सोच है। मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि इनकी जितनी भी कारगुजारियां रही हैं, आज ये महंगाई पर नहीं बोल सकते हैं। ये इनकी सरकार बनी थी कि बहुत हुआ महंगाई की मार, आज ये वो शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कि किस तरीके से 45 साल की सबसे बड़ी महंगाई देश झेल रहा है। ये 2 करोड़ नौकरियों की बात किया करते थे हर साल देने के लिए, लेकिन आज जो कर्नाटका एक सुपर मॉडल स्टेट था, जो हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन था, जो आईटी, मोबाइल टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में था और बाहर के लोगों को भी रोजगार प्रदान कर रहा था, आज वहां पे 8.7% की बेरोजगारी दर है। वहां के 42% युवा आज बेरोजगार है। ये हालत बना रखी है 40% की इनकी सरकार ने। लेकिन हमें इनके जितने भी रूप हैं, हमें सबको समझने की जरूरत है। और दक्षिण का ये इकलौता राज्य जहां पे बीजेपी का एक प्रेजेंस है, वो भी ढहने की कगार पर है। मैं आपके माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से कहना चाह रहा हूं कि कर्नाटक का इलेक्शन
एक ट्रेंड सेटर होगा हिंदुस्तान की राजनीति में, जहां से दक्षिण के जितने भी राज्य हैं वहां से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ठीक है अनिल जी, बजरंग दल से आपको आपत्ति क्यों है इस पर भी मैं आऊंगी, लेकिन हमारे साथ आशीष हांडा जी भी हैं बीजेपी से। सर, पीएफआई के ऊपर भी तो बैन कह रही है कांग्रेस, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो पीएफआई के लिए है? वे तो कह रहे हैं कि बजरंग दल पर भी बैन लगाएंगे, पीएफआई पर भी बैन लगाएंगे। पलक जी, सबसे पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को, मेरे को पैनलिस्ट को जय हनुमान जय बजरंग बली। पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हम किसकी तुलना किसके साथ कर रहे हैं। आप पीएफआई जैसी देश विरोधी संस्था का, जिसका प्रमाण है कि वो इंटरनेशनल टेररिस्ट के साथ संलग्न पाई गई है, एंटी इंडिया एक्टिविटीज में बैन कर दी गई है, एक ऐसी देश विरोधी ताकतों का आप तुलना एक ऐसे राष्ट्र के लिए समर्पित संस्थान के लिए कर रहे हैं जो हमेशा देश निर्माण के लिए खड़ी रहती है, जो वीएचपी जैसी पायनियर संस्था की एक युवा विंग है, एक ऐसी संस्था जिसपे हर भारतीय को नाज है, हर हिंदू को अम्मान है, अभिमान है। आप किसकी तुलना किसके साथ कर रहे हैं और तुलना की जरूरत ही क्यों है? आप मैनिफेस्टो में सिर्फ यह भी कह सकते थे कि कोई भी संस्था अगर रूढ़िवादी, जातिवादी या धर्म के आधार पे कुछ भी गलत करती हुई पाई जाएगी तो हम उसके ऊपर निर्णायक कार्रवाई करेंगे। यहां पे जब नाम लिया गया, खास मंगलवार के दिन कर्नाटका के इलेक्शन में बजरंग बली की जन्म स्थान की जगह पे, जहां पे हम सब जानते हैं कि बजरंग बली हम्पी नाम की जगह के जब अंज नादरी पर्वत पे जन्म लिए, ऐसी कर्नाटक की भूमि पे, वो भी मंगलवार वाले दिन आप इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं, मैनिफेस्टो में जानबूझ के बजरंग दल का नाम लेते हैं, तो आप तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि 2% वोट जो ईसाइयों के हैं और जो 13% वोट मुस्लिम के हैं, वो आप धर्म के आधार पे किसी भी तरीके उनको खुश करके आप ये इलेक्शन में जीतने का दुस्साहस भरा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है आशीष जी, आपके पास वापस आऊंगी, विस्तार से इस पर बहस करेंगे। महेश तिवारी जी भी हैं बजरंग दल से हमारे साथ। महेश जी, क्या कहना चाहेंगे? अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती है तो बजरंग दल बैन हो जाएगा कर्नाटक में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो इनके कृत्य से ही स्पष्ट हो गया है, इनके इस कदम से ही स्पष्ट हो गया है कि उनकी सरकार नहीं बनने वाली है और इसी छटपटाहट में ये अनाप शनाप बयान, अनाप शनाप घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश में एक ये 70 साल से ये जो संगठन कहें इसको या पार्टी कहें इसको या आतंकियों का सरपरस्त कहें, ये अनवरत जो कार्य कर रहे थे, इनको देश की जनता ने नकारा साबित करके वो वापस कर दिया। अब ये राजनीति के हाशिए पर चले गए हैं। इन्होंने ही एफिडेविट दे करके कहा राम नहीं थे, इन्होंने ही घोषणा पत्र में कहा है कि हनुमान जी के जो हमारे हनुमान जी आदर्श वाले संगठन बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। इनकी इतनी औकात नहीं थी कि स्पष्ट कहते मैं आतंकियों पर बैन लगाऊंगा, इनकी इतनी औकात नहीं थी कि कहते कि आतंकियों पर हम कार्रवाई करेंगे। इनको आतंकियों को प्रसन्न करना है, इनको आतंकियों के सरपरस्तों को प्रसन्न करना है, इसलिए इन्होंने कहा है कि हम बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। हमारे आराध्य भगवान हनुमान है, हमारा ध्येय वाक्य है सेवा सुरक्षा संस्कार। देश में आतंकियों ने जब चुनौती दिया कि हम बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा नहीं होने देंगे, उनकी चुनौती को स्वीकार करके हमने सेना के साथ जाकर के यात्रा संपन्न कराई और हम अनवरत हर वर्ष यात्रा करते हैं। देश में कोरोना काल में सेवा किया हमने, पूरी दुनिया ने हमारे सेवा कार्य को देखा। हमारा ध्येय वाक्य है सेवा सुरक्षा संस्कार। और हनुमान जी की पवित्र जन्मस्थली पर, हनुमान जी के दिन पर, उस कर्नाटक में जहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ता की अभी थोड़े ही समय पहले हर्षा की हत्या की गई थी, वहां पर घोषणा पत्र जारी किया है। अनिल जी, ठीक है अनिल जी, इतनी आपत्ति क्यों है बजरंग दल से कांग्रेस को? क्योंकि 1992 के अंदर भी आपने बैन किया था बजरंग दल को, फिर उसके बाद आपने 2008 के अंदर भी कहा, ये फरमाइश की कि बजरंग दल को बैन कर देना चाहिए पूरे देश के अंदर। इतनी आपत्ति क्यों है बजरंग दल से? आप सिर्फ ये बता दीजिए कि आपके मैनिफेस्टो में ये मुद्दा क्यों है, बजरंग दल क्यों बैन होना चाहिए? पलक जी, देखिए आपके क्योंकि बहुत ही वाइड स्प्रेड पूरे देश में आपके चैनल को देखा जाता है, तो आपके जो अतिथि गेस्ट यहाँ पे बैठे हैं उनसे औकात क्या है, ऐसे शब्दों की जो आपकी जो चैनल की गरिमा है उस पर एक ठेस पहुंचती है। खैर, मैं उस पर कोई आपत्ति नहीं है, मुझे आपके गेस्ट को ये डेकोरम मेंटेन करना चाहिए, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं।
देखिए, बजरंग दल और बजरंग बली हमारे आराध्य हैं। भगवान शिव के जो रौद्र रूप है वो हमारे आराध्य बजरंग बली जी हैं। उनको किसी संगठन से और ऐसे संगठन से जो लिंचिंग और वेंडलाइजिज्म में विश्वास रखता हो कि किस तरीके से आप, और इन दोनों चीजों को हमें कोरिलेट करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे प्रधानमंत्री जी से माफी की उम्मीद करूंगा कि हमारे आराध्य भगवान को उन्होंने किस तरीके से और किस गैंग के मेंबर्स के साथ जोड़ने का काम किया है। मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप बताइए बजरंग दल की स्थापना कब और कैसे हुई? ठीक है, बीजेपी आप बताइए बजरंग दल की स्थापना कब और कैसे? आप बीजेपी का पक्ष रखिएगा। ठीक है आशीष जी, आप बीजेपी का पक्ष रखिएगा, कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनको अपना पक्ष रख लीजिए, आपके पास आएंगे। हाँ, अरे प्रधानमंत्री से ठीक है आशीष जी, इसके बाद आपके पास ही आऊंगी। हमें ये मत कहिए कि हमारी औकात क्या है। सच में आपकी औकात क्या है? मैं भी कहूंगा सर, मुझे लगता है हमें औकात जैसे शब्द की प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक दूसरे का सम्मान करके भी हम डिबेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हर किसी आलोचना के अंदर इस तरीके के। सर आप आलोचना करें हमारे चैनल के ऊपर एक दूसरे की, लेकिन शब्दों का प्रयोग जो है, चयन जो है वो ठीक होना चाहिए। ठीक है, बोलिए अनिल जी। पलक जी, आपके यहाँ पे मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूंगा कि इनके एक नेता है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आप उनका स्टेटमेंट उठा के देखिए कि बजरंग दल के तार किस तरीके से ISI से जुड़े हुए हैं, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। अरे सर सुनो भाई, डॉक्टर साहब आप सुने, थोड़ा पेशेंस रखिए। सुनिए आपके आशीष जी, मुझे लगता है डिबेट इतनी अच्छी जाएगी ना अगर हम एक दूसरे की बात सुनते हुए नजर आएंगे तो। पलक जी, टोके ना एक दूसरे पलक जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, पलक जी मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो इस कर्नाटक राज्य की मूलभूत समस्या है उस पे इनके नेतागण एक शब्द बोलने की स्थिति में नहीं है। आपने कभी प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी या इनकी टॉप लीडरशिप को आपने कभी सुना महंगाई के बारे में एक शब्द बोलते हुए? अरे सर अनित जी, आप पहले ये बात, अनित जी पहले मेरा आपसे सवाल ये था कि बजरंग दल पे बैन क्यों होना चाहिए, आप प्लीज उससे पहले स्पष्ट कर दीजिए। जी बिल्कुल, मैं बजरंग दल, देखिए कोई भी संगठन जो एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा दे, और उसके सबसे ताजा तरीन उदाहरण PFI और बजरंग दल हैं। इनके कितने जो लोग हैं संगठन के, उनके ऊपर किस तरीके के आपत्तिजनक आरोप लगे हुए हैं, लिंचिंग में उनका इन्वॉल्वमेंट है, बताइए बजरंग दल की आरोप है, एंटी इंडिया बड़े से बड़े नेता है। सर अभी मैं बता दूंगी आपको, रुकिए जी, अभी हम बता देंगे सर, मेरे पास पूरे लिस्ट है। मोनू मानेसर बताइए नेता है, लेकिन अब सुनिए, देखिए मैं यहाँ पे किसी की व्यक्तिगत कोई टिप्पणी करने के लिए नहीं बैठा हूं पलक जी, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपके एक बड़े नेता हैं ज्योतिरादित्य जी, उन्होंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया। वीडियो देखिए कि ISI से आपकी क्या लिप्तता है बजरंग दल की, और मैं जनता की विवेक पे छोड़ता हूं कि किस तरीके से लिंचिंग में इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, लोग समझते हैं। और पलक जी, हम आपके सामने एक जो पारदर्शी राजनीति की सबसे पराकाष्ठा हम आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि हम कोई भी एक्सट्रीमिज्म हो, चाहे वो PFI के नाम पे हो, चाहे बजरंग दल के नाम पे हो, हम दोनों को रोकने का प्रयास करेंगे और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण हम कर्नाटक में देने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपके माध्यम से मैं एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि जनता को एक संदेश, सर लॉ ऑफ सिडेशन के बारे में कभी सुना है आपने? जरूरत है, सिडेशन क्या होता है मालूम है आपको? चाहे महंगाई की बात हो, आज बेरोजगारी की दर कर्नाटक में 7.8% है, जो राज्य युवाओं को रोजगार देने में सक्षम था, आज वहां पे रोजगार किस कदर नीचे हो गया है। एक बात बताइए अनित जी, आप कह रहे हैं, एक सेकंड अनित जी, आप कह रहे हैं कि जी बीजेपी वाला जो है वो बोलना नहीं चाह रहा विकास के ऊपर। आपने अपने मैनिफेस्टो में धर्म का जिक्र किया, आपने डाला कि हम PFI पे बैन करेंगे, आपने लिखा कि भाई हम बजरंग दल पे बैन करेंगे, और आप सामने वाले पे इल्जाम लगा रहे हैं कि जी आप बीच में धर्म को लेकर आ रहे हैं। आप ये बताइए पलक जी, आप ये बताइए, आपको लगता है कि बजरंग दल जैसे संगठन का नाम लेना और PFI का नाम लेना क्या धर्म से संबंधित है? आप धर्म और इस जो छद्म संगठन बने हुए हैं उसमें अंतर को, फर्क को समझिए। एक उदाहरण दीजिए, बजरंग दल एंटी इंडिया एक्टिविटीज में लिप्त पाया गया, करने की कोशिश कर रहे हैं। एक एग्जांपल जो हमारे पैनलिस्ट बजरंग दल पे सिडेशन अप्लाई होता है क्या? और एक उदाहरण दीजिए। ठीक है अनित जी, ठीक है आशीष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपके नाम सिनोनिम है, पर आपके जो कर्म ठीक है अनित जी, ठीक है अनित जी, आपको पूरा समय दिया गया अपनी बात रखने के लिए, अब दूसरों को भी समय देना चाहिए। आशीष जी, आप
लगातार निरंतर ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बजरंग दल का कहीं भी किसी भी तरीके से कोई योगदान नहीं है। आप एक बार जरा विकिपीडिया खोलिए और आपको विकिपीडिया के ऊपर सब पता चल जाएगा। लगभग देश के अंदर जितने भी दंगे हुए हैं, कहीं ना कहीं बजरंग दल का और वीएचपी का कहीं ना कहीं जिक्र हो रहा है। आप ये तो नहीं कह सकते कि एकदम क्लीन चिट है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये बचाव करना चाह रहे हैं कि बजरंग दल संपूर्ण तरीके से क्लीन चिट है? लेकिन मैं आपकी बात को स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करता हूं। जो स्टेटमेंट अभी आपके चैनल पे आपने दी कि देश में जहां भी दंगे हुए हैं, मैंने विकिपीडिया का जिक्र किया, आप एक बार विकिपीडिया खोल लीजिए, आपको वहां पर दिखेगा, बाकायदा दिखेगा, कहीं ना कहीं नेशनल ह्यूमन राइट्स द्वारा बहुत ज्यादा जिक्र किया गया है। सर, देश की राजनीति नहीं चलती, मेरा हिंदुस्तान विकिपीडिया से नहीं चलता। आपका चैनल विकिपीडिया से चलता हो सकता है। विकिपीडिया में क्या लिखा है मैडम? मैं विकिपीडिया पढ़ के आता हूं, मैं पूरा विकिपीडिया पढ़ के आता हूं मैडम। विकिपीडिया एक रेफरेंस है, विकिपीडिया कंक्लूसिव नहीं है। सबसे बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात, मेरी डिबेट आपसे नहीं है, मेरी डिबेट मेरे कांग्रेस प्रवक्ता से है। आप तो मॉड्यूलेटर हैं। मैं उनसे बार बार एक बात पूछ रहा हूं कि जब वो दो संगठनों का नाम लेते हैं जिनको बैन करने की बात करते हैं, तो वो दो संगठन एक ही पैरामीटर पे कैसे खड़े कर सकते हैं, जबकि एक एंटी नेशनल एक्टिविटीज में बार बार नित्य हर बार लिप्त पाया गया है और दूसरे संगठन के ऊपर सिडेशन चार्ज अप्लाई ही नहीं होता, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एंटी इंडिया एक्टिविटी। देखिएगा, दो बातों में फर्क है, डॉक्टर साहब, कम्युनल एक विचारधारा, आप सुनिए, कम्युनल विचारधारा होना एक अलग विषय है और इंडिया के अगेंस्ट बात करना, इंडिया के टुकड़े करना, इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह कहना, ये सब एंटी इंडिया एक्टिविटीज, एंटी इंडिया टूल किट का हिस्सा होना, इंटरनेशनल टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लिप्त होना, फॉरेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग लेना, अगर मान लीजिए इसी तरीके की एंटी इंडिया एक्टिविटी अगर बजरंग दल कर रहा है तो फिर ये तो केंद्र का जिम्मा है ना, वो इसके ऊपर जांच करेंगे, एनआईए जांच करेगी। कैन नॉट हियर यू। बिल्कुल, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी देखिए, अगर फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अनिल जी, आशीष जी स्पष्ट तौर पर ये बात कह रहे हैं, अगर किसी भी तरीके से बजरंग दल द्वारा कोई एंटी इंडिया कोई भी एक्टिविटी की गई है तो ये तो एनआईए का मुद्दा है, कहीं सारी जांच एजेंसी है, वो केंद्र जो है वो जांच करते हुए नजर आएगी ना। ये आपका जिम्मा थोड़ा है कि जी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर देंगे संपूर्ण तरीके से। जी पलक जी, मैं आपके माध्यम से अब लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इनके ही जो अभी मंत्री है, केंद्र में मंत्री है, उनका क्या बयान है बजरंग दल के बारे में, वो मैंने आपके साथ साझा किया कि किस तरीके से आईएसआई के साथ मिलके ये यहाँ पे प्लॉट करते हैं और घटनाओं को अंजाम देते हैं। देखिए अभी किस तरीके से ये बात कर रहे थे, मैं इनके माध्यम से बताऊं कि जितनी भी लिंचिंग की घटनाएं होती हैं तो यही लोग बाहर आके जय श्री राम कहते हैं। वो हमारे जो हिंदू धर्म है उसके अगेंस्ट है, उसके अगेंस्ट है, वो हमारे राष्ट्रवाद के खिलाफ है। तो अनिल जी आप ये कहिए ना कि अगर कर्नाटक में इस तरीके की कोई घटना खुदा ना खास्ता अगर होती है तो आप जांच करवाएंगे और जो जिम्मेदार होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आप ऐसे कैसे पहले से अनुमान लगा सकते हैं कि अगर किसी भी तरीके से कोई सांप्रदायिक हिंसा होती है तो बजरंग दल का ही उसमें लेना देना होगा? आपने जो अभी स्टेटमेंट दिया है और जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं उसमें कोई फर्क है क्या? आप बताइए। दो ही एक्सट्रीमिज्म के ग्रुप हैं और दोनों को ही हम रोकने की बात कर रहे हैं। इससे ज्यादा आपके सद्भाव, लेकिन जांच, अनिल जी जांच के बाद ये फैसला लेना चाहिए ना। आप मैनिफेस्टो में कैसे कह सकते हैं कि पहले से ही जी हम आएंगे और हम बैन कर देंगे? बिल्कुल, क्योंकि जो दोनों ही संगठन है वो देश विरोधी और देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं और हम ऐसे किसी भी एक्सट्रीज्म बिल्कुल गलत, देश विरोधी है, देश को तोड़ने का काम करते हैं। इसको एक बात तो प्रूफ कीजिए, सिर्फ इल्जाम देके भाग जाना। एक एग्जांपल दीजिए बजरंग दल ने देश विरोधी कोई एक्टिविटी की हो, एक एग्जांपल दीजिए। सिडेशन का चार्ज आज तक उस पे लगा हो, एक उदाहरण दीजिए। 4 साल से आप सत्ता में हैं, क्यों नहीं आपने बैन कर दिया? अगर आपने बैन किया तो आशीष जी आपके सवाल का जवाब पूछ रही हूँ। आशीष जी आपके सवाल का जवाब पूछ रही हूँ। अनिल जी बता दीजिए कौन सी घटना है कि आपका जो बजरंग दल है उसका आईएसआई के साथ क्या सूत्र बंधा हुआ है? आपको स्टेटमेंट मैं आपको दे देता हूं उनके, कोई सूत्र नहीं है और पूछिए। अनिल जी मैं एक बार फिर बोल दूं, आप बयान के ऊपर बात कर रहे हैं, हम इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। पीएफआई के ऊपर बैन लगाया गया है तो एनआईए द्वारा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बाकायदा उस पर जांच करी है, उसके बाद पीएफआई पर बैन लगा है।
बजरंग दल के ऊपर आप जो कमेंट कर रहे हैं, जो टिप्पणी कर रहे हैं, वो किसी ने बयान दिया। हम बयानों पर नहीं खेल सकते ना, ऐसे तो कल को कोई कुछ भी कह देगा। पलक जी अभी आप नहीं, इनसे पूछिए ना कि जब इन्हीं की सरकार ने, नरसिम्हा राव ने बैन लगाया था, तो एक ही साल के अंदर वो बैन क्यों हटा दिया? बताइए ना आप, जब आपने बैन लगाया था बजरंग दल पे, तो बैन क्यों हटा दिया आपने? हाँ सुनिए, अभी आप पलक जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जितने भी देश में राष्ट्र विरोधी, जातीय या धार्मिक, लेकिन ये बात आशीष जी ने काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बोली है। ये बात अनीत जी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बोली है। जब 1992 के अंदर आपकी सरकार ने जब बजरंग दल के ऊपर बैन लगाया था, तो आपने बैन क्यों हटा दिया? क्या उनके खिलाफ कुछ आपको सबूत नहीं मिले? आपको लगा कि कोई सबूत नहीं है तो बैन लगाने का क्या फायदा है? पलक जी, कोई तो बात रही होगी ना कि आपने बैन हटा दिया। ये भी बात सोचने वाली है। फिर संविधान की बात आ जाती है। जब संविधान कहता है आप किसी भी तरीके से कोई एनजीओ जो है वे कर सकते हैं, किसी कॉज के लिए आप ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, तो फिर संविधान जब कह रहे तो आप कैसे बैन लगा सकते हैं सर? जी अनीत जी। हाँ, अब सुनिए इसका आंसर। पलक जी, अरे बैन तो ये लगाई ऐसी पार्टी है, ये जो इन्होंने तुलना कर दी ना, ये तुलना करने से ये कहां जाके गिरेंगे? आशीष जी सवाल ही लिया हमसे, आपने ही जो सवाल पूछा था वही पूछा। जी अनीत जी बोलिए। कर्नाटका का जाग गया ना, तो इनका क्या हाल होगा ये इनको अंदाजा तक नहीं है। ये उस 15% की अपीजमेंट पॉलिटिक्स में उलझे हुए हैं। 85% को भूल के ये उस 15% के ऊपर जो खेलना चाह रहे हैं ना, ये अंदाजा नहीं है उनको। जिस दिन ठीक है आशीष जी, ठीक है, बताइए अनीत जी, बताइए आपकी सरकार ने बैन क्यों हटाया? अगर बजरंग दल के खिलाफ आप थे तो 1992 से बैन लगा देते। बता रहा हूं जी, ठीक है आशीष जी, आप सवाल पूछते हैं तो सुन लीजिए पेशेंस से। मैं आपके माध्यम से बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी, सर, आप सवाल का जवाब नहीं देके कुछ भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, हमारे होम मिनिस्टर सरदार पटेल जी थे जिन्होंने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया। आरोप क्या था कि वो महात्मा गांधी के हत्यारों के साथ मिले हुए थे। हमने उसको हटाया। क्यों हटाया? बजरंग दल की बात हो रही है हमें कि आरएसएस पे महात्मा गांधी पे चले गए, अभी नथुराम गोडसे पे आ जाएंगे। अरे जवाब नहीं है। मैं आपका टेम्पो समझ पा रही हूँ, मैं आपका टेम्पो समझ पा रही हूँ, बट प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा टॉलरेंट होइए। जी बोलिए अनीत जी। देखिए मैडम, मुझे सर पता क्या हो रहा है अभी? आप यहाँ से बोल रहे हैं, वहां से बोल रहे हैं, सवाल में किसी से नहीं जवाब कोई दे रहा है। आशीष जी आप खुद ही सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपके सवाल का जवाब ले रही हूँ, फिर आप बोलने नहीं दे रहे हैं। फिर मैं अनीत जी को सवाल नहीं पूछ रही, आशीष जी को पूछ रही हूँ, तो अनीत जी बोल रहे हैं। जिस वक्त सर एंकर मैं हूं ना, मैं एक जब मौका दे रही हूं तभी बोला जाए, मुझे लगता है बेहतरीन रहेगी डिबेट। अनीत जी आप अपनी बात पूरी करिए, आशीष जी फिर मैं आपके पास आती हूँ। जी अनीत जी। हाँ जी, पलक जी देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ही सरदार पटेल जी के नेतृत्व में आरएसएस को भी बैन किया था। बाद में वो बैन भी हमने हटाया, क्योंकि हम किसी सामाजिक संस्था सर, के खिलाफ आपके पास नहीं कोई है। पुख्ता सबूत नहीं थे। बता रहे हैं। अरे सर मैडम सुनिए, तो हमने ये हटाया ये प्रिजम्पशन पे कि आप सामाजिक कार्यों में लिप्त रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से आप धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, यही काम पहले आरएसएस ने किया था, जिसकी बलि हमारे राष्ट्रपिता की जान गंवाकर हमने हिंदुस्तान ने दिया है। और वही गलती आज हम देश में धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए बोलना है, उसी तरीके से काम बजरंग दल भी करती है। और बजरंग दल हर एक लिंचिंग हिंदुस्तान में कहीं सर आप सबूत दीजिए ना, तरीके से आप सबूत दीजिए, क्योंकि आशीष जी का ये कहना है और सभी जो हमारे दर्शक है वो ये जानना चाहते हैं, आप इसे जस्टिफाई करिए। जब आप ये बात कह रहे हैं कि आप पीएफआई के ऊपर बैन लगाएंगे, ठीक है, एनआईए ने कई सारे सबूत मिले, पीएफआई के ऊपर उन्होंने बैन लगाया, लेकिन बजरंग दल के ऊपर जब आप बैन लगा रहे हैं तो आपके पास क्या सबूत है? आप ये बोलिए ना कि अगर किसी भी तरीके से कोई हिंसा होती है सांप्रदायिक, तो हम जांच के आधार पर कार्रवाई करेंगे। आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो जी हम बजरंग दल को बैन कर देंगे? आप इनके कितने भी नेता का स्टेटमेंट अलग जी, मैं अब आना चाहूंगा। ठीक है अनीत जी, सवाल का जवाब आपसे लूंगी। आशीष जी बोलिए, आशीष जी बोलिए। पलक जी, मोनू मानेसर का नाम क्या है? ठीक है अनीत जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, दूसरों को भी समय देने की जरूरत है। आशीष जी बोलिए। जी पलक जी, आपके इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपके प्रतिष्ठित दर्शकों को दो बात जानने की जरूरत है। पहली बात तो बहुत से लोग ये जानते ही नहीं रहेंगे, मुझे यकीन है महेश तिवारी जी भी इसके ऊपर कोई रोशनी डालेंगे, लेकिन अभी मेरा चांस है तो मैं बोलता हूं कि बजरंग दल है क्या, शुरू कहां से हुआ और क्यों शुरू हुआ।
बात ठहरी उत्तर प्रदेश की, जिस समय रामलला की राम जन्मभूमि पे राम मंदिर की स्थापना को रोका जा रहा विकिपीडिया से तो नहीं उस पढ़ रहे टाइम ना पे आप? जो लोग, जी हाँ जी, विकिपीडिया से तो नहीं पढ़ रहे? नहीं मैडम, ये सब विकिपीडिया ठीक है, बोलिए, विकिपीडिया बोलिए, लिखने बोलिए, वाले बोलिए। लोगों में से हम हैं, बोलिए पढ़ने वालों सर, में से बोलिए। नहीं है। कुछ लोग तो यहाँ पे ठीक है, सर विकिपीडिया बोलिए, पढ़ आशीष के जी भी नहीं बोलिए, आते, आप हम तो लिखने बोलिए, वालों जो में बात से कह हैं। रहे थे बोलिए। जी 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 तो उस टाइम पे ये बजरंग दल की स्थापना करनी पड़ी, क्योंकि जो लोग राम जन्मभूमि के लिए प्रोसेशन निकालते थे उसके सपोर्ट में, उनको उस समय की जो सरकारें थी वो उस समय उनको कोई भी गवर्नमेंट प्रोटेक्शन नहीं मिलती थी, यहां तक कि पुलिस भी उनका संरक्षण नहीं करती थी। इसलिए उस समय वीएचपी के एक युवा विंग बजरंग दल की स्थापना करनी पड़ी 1984 1 अक्टूबर को, जिसका यह काम था कि ये जो राम भक्त जाते थे ये हनुमान की तरह उनको सुरक्षा प्रदान करते थे। ये बजरंग दल, इसलिए इसका नाम रखा गया और ये इसकी स्थापना की पूरी कड़ी है। तो जो लोग ये कहते हैं कि बजरंग दल और बजरंग बली का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ना उन्हें इतिहास पता है, ना साहित्य पता है, ना हिंदू संस्कृति पता है, ये वो लोग हैं जिन्होंने रामलला को भी तालों में बंद रखा और अब ये हनुमान को अपने इस जो संकल्प पत्र है उसमें बंद करने का प्रयास करना चाहते हैं। ये भूल गए हैं कि असल मुद्दा क्या है। असल मुद्दा इनका सिर्फ एक है और वो ये है कि हर एंटी इंडियन एजेंसी, हर एंटी इंडियन फोर्स के साथ इन्हें खड़ा होना है। पीएफआई को जब माननीय होम मिनिस्टर साहब के ऑर्डर से बैन कर दिया गया तो इसके बाद इनको कोई ना कोई उसका प्रतिरूपक, कुछ ना कुछ उसका रिटेलिएटिव एक्शन करके दिखाना है, क्योंकि अपने बॉसेस की नजर में इनको अपना पॉलिटिकल ग्राउंड जिंदा रखना है। इसके लिए बजरंग दल को बैन करने जैसी वाहियात स्टेटमेंट इन्होंने दी। इनके ध्यान में क्या है, किसी तरीके से हम अपीजमेंट पॉलिटिक्स करके वो 2% ईसाइयों और 13% मुस्लिम्स के वोट एक ही झटके में कैसे हासिल कर लें, एक ही तीर से दो शिकार कर लें। क्योंकि बजरंग दल का काम क्या है, जहां जहां पे कर्नाटका में हिंदुत्व के ऊपर आक्षेप लगाया जाता है, जहां जहां पे कर्नाटका में काउ स्लॉटर के ऊपर बात की जाती है, जहां जहां कर्नाटका में कन्वर्जन की जाती है, वहां पे आशीष जी मेरे को लगता है हमारे सभी दर्शकों को, ठीक है आशीष जी, हमारे दर्शकों को पता चल गया बीएचपी की कैसे स्थापना हुई, कैसे बजरंग दल आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बताने का। बजरंग दल से भी हमारे साथ महेश जी हैं, उनको भी जानकारी है बजरंग दल की। महेश जी क्या कहना चाहेंगे? केरला स्टोरी से इनको ठीक है अनिल जी आपके पास भी आऊंगे, आशीष जी आपके पास भी आऊंगे। हमारे साथ बजरंग दल से भी है, बजरंग दल से भी महेश जी हैं हमारे साथ। महेश जी आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि 1992 के अंदर कांग्रेस ने, आपके पास आऊंगी इसके बाद, आपके पास ही आऊंगे नीत जी, हमारे महेश जी भी हमारे साथ। महेश जी क्या कहना चाहेंगे? 1992 के अंदर कांग्रेस ने आपको बैन कर दिया, 2008 के अंदर ये बात कही गई कि संपूर्ण तरीके से बजरंग दल को बैन कर देना चाहिए। अब दोबारा से कर्नाटक के अंदर ये गूंज उठी है कि अगर सरकार बनती है तो बजरंग दल को हम कर्नाटक में बैन कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस की बात को मैं भी, आप भी और पूरा देश जान चुका है। यह कभी संघ पर प्रतिबंध लगाते हैं, कभी उनको 26 जनवरी की परेड में बुलाते हैं। तो इनको तो कब कैसा क्या लाभ लेना है उस हिसाब से कदम चलते हैं। इनका एक लक्ष्य है हिंदुत्व को समाप्त करना, अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र का एक ये हिस्सा है और उसी षड्यंत्र के तहत ये कार्य करते हैं। इनके षड्यंत्र में इस समय जो सबसे बड़ी बाधा है वह बजरंग दल है। प्रूफ मांगिए। उदयपुर में अनिल जी फाइनल कमेंट आपकी तरफ से। अनिल जी फाइनल कमेंट आपकी तरफ से। उदयपुर में हिंदू की निर्मम हत्या होती है। अनिल जी फाइनल कमेंट आपकी तरफ से। विरोध में ठीक है सर, महेश जी लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए अनिल जी फाइनल कमेंट 10 सेकंड जल्दी तोड़ते हैं, हम विरोध करते हैं, हम पलक जी मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाह रहा हूं कि ये बजरंग दल वही है जो अपने सामाजिक सेवा के नाम पर हलाल मीट को बंद करने के लिए मुस्लिम ट्रेडर्स के ऊपर अटैक करती है शिवमोगा में। ये है इनका अनिल जी, अब जब हम शर्मिंदा हैं, अरे कमाल करते हो जिंदा है आप। ये भूल गए हो कि 40 सीटें ऐसी हैं जहां के लिए आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, समय में इतनी इजाजत भी आ रहा है। महेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए। कर्नाटक के अंदर चुनाव नजदीक है और इसी बीच कहीं पार्टियां जो है अपना मैनिफेस्टो देते हुए नजर आए। इस बीच बहस ये बात पर हो रही है, मुद्दा विकास नहीं है, मुद्दा है कि जी आप पीएफआई और बजरंग दल के ऊपर बैन क्यों लगाएंगे। जी आपके सवाल का जवाब पूछिए। अनिल जी बता दीजिए कौन सी घटना है कि आपका जो बजरंग दल है उसका आईएसआई के साथ क्या सूत्र बंधा हुआ है?
आपको स्टेटमेंट मैं आपको दे देता हूं उनके, कोई सूत्र नहीं है और पूछिए। बजरंग दल का अनिल जी, मैं एक बार फिर बोल दूं, आप बयान के ऊपर बात कर रहे हैं, हम इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। जब पीएफआई के ऊपर बैन लगाया गया है तो एनआईए द्वारा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बाकायदा उस पर जांच करी है, उसके बाद पीएफआई पर बैन लगा है। बजरंग दल के ऊपर आप जो कमेंट कर रहे हैं, जो टिप्पणी कर रहे हैं, वो किसी ने बयान दिया, हम बयानों पर नहीं खेल सकते ना। ऐसे तो कल को कोई कुछ भी कह देगा। पलक जी अभी आप नहीं, इनसे पूछिए ना कि जब इन्हीं की सरकार ने, नरसिम्हा राव ने बैन लगाया था तो एक ही साल के अंदर वो बैन क्यों हटा दिया? बताइए ना आप, जब आपने बैन लगाया था बजरंग दल पे तो बैन क्यों हटा दिया आपने? हाँ सुनिए, अभी आप पलक जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जितने भी देश में राष्ट्र विरोधी, जातीय या धार्मिक, लेकिन ये बात आशीष जी ने काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बोली है, ये बात अनिल जी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बोली है। जब 1992 के अंदर आपकी सरकार ने जब बजरंग दल के ऊपर बैन लगाया था तो आपने बैन क्यों हटा दिया? क्या उनके खिलाफ कुछ आपको सबूत नहीं मिले? आपको लगा कि कोई सबूत नहीं है तो बैन लगाने का क्या फायदा है? पलक जी, कोई तो बात रही होगी ना कि आपने बैन हटा दिया, ये भी बात सोचने वाली है। फिर संविधान की बात आ जाती है, जब संविधान कहता है आप किसी भी तरीके से कोई एनजीओ जो है वे कर सकते हैं, किसी कॉज के लिए आप ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, तो फिर संविधान जब कह रहे तो आप कैसे बैन लगा सकते हैं सर? जी अनिल जी। हाँ, अब सुनिए इसका आंसर पलक जी। अरे बैन तो ये लगाई नहीं पाएंगे, ये जो इन्होंने तुलना कर दी ना, ये तुलना करने से ये कहां जाके गिरेंगे? आशीष जी सवाल ही लिया हमसे, आपने ही जो सवाल पूछा था वही पूछा। जी अनिल जी बोलिए। कर्नाटका का जाग गया ना तो इनका क्या हाल होगा ये इनको अंदाजा तक नहीं है। ये उस 15% की अपीजमेंट पॉलिटिक्स में उलझे हुए हैं, 85% को भूल के ये उस 15% के ऊपर जो खेलना चाह रहे हैं ना, ये अंदाजा नहीं है उनको। जिस दिन ठीक है आशीष जी, ठीक है, बताइए अनिल जी, बताइए आपकी सरकार ने बैन क्यों हटाया? अगर बजरंग दल के खिलाफ आप थे तो 1992 से बैन लगा देते। बता रहा हूं जी, ठीक है आशीष जी, आप सवाल पूछते हैं तो सुन लीजिए पेशेंस से। मैं आपके माध्यम से बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी, सर आप सवाल का जवाब नहीं देके कुछ भी बोलते हैं। ठीक है ठीक है, हमारे होम मिनिस्टर सरदार पटेल जी थे जिन्होंने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया। आरोप क्या था कि वो महात्मा गांधी के हत्यारों के साथ मिले हुए थे। हमने उसको हटाया। क्यों हटाया? बजरंग दल की बात हो रही है कि आरएसएस पे महात्मा गांधी पे चले गए, अभी नथुराम गोडसे पे आ जाएंगे। अरे जवाब नहीं है तो मैं आपका टेम्पो समझ पा रही हूँ, मैं आपका टेम्पो समझ पा रही हूँ, बट प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा टॉलरेंट होइए। जी बोलिए अनिल जी। देखिए मैडम मुझे सर पता क्या हो रहा है अभी, आप यहाँ से बोल रहे हैं, वहां से बोल रहे हैं, सवाल में किसी से नहीं, जवाब कोई दे रहा है। आशीष जी आप खुद ही सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपके सवाल का जवाब ले रही हूँ, फिर आप बोलने नहीं दे रहे, फिर मैं अनिल जी को सवाल नहीं पूछ रही, आशीष जी को पूछ रही हूँ तो अनिल जी बोल रहे हैं। जिस वक्त सर एंकर मैं हूं ना, मैं एक जब मौका दे रही हूं तभी बोला जाए, मुझे लगता है बेहतरीन रहेगी डिबेट। अनिल जी आप अपनी बात पूरी करिए, आशीष जी फिर मैं आपके पास आती हूँ। जी अनिल जी। हाँ जी, पलक जी देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ही सरदार पटेल जी के नेतृत्व में आरएसएस को भी बैन किया था। बाद में वो बैन भी हमने हटाया क्योंकि हम किसी सामाजिक संस्था सर, के खिलाफ आपके पास नहीं कोई है। पुख्ता सबूत नहीं थे। बता रहे हैं। अरे सर मैडम सुनिए, तो हमने ये हटाया ये प्रिजम्पशन पे कि आप सामाजिक कार्यों में लिप्त रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से आप धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, यही काम पहले आरएसएस ने किया था, जिसकी बलि हमारे राष्ट्रपिता की दबाकर हमने हिंदुस्तान ने दिया है, और वही गलती आज हम देश में धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए बोलना है, उसी तरीके से काम बजरंग दल भी करती है, और बजरंग दल हर एक लिंचिंग हिंदुस्तान में कहीं सर आप सबूत दीजिए ना, तरीके से आप सबूत दीजिए, क्योंकि आशीष जी का ये कहना है और सभी जो हमारे दर्शक है वो ये जानना चाहते हैं, आप इसे जस्टिफाई करिए। जब आप ये बात कह रहे हैं कि आप पीएफआई के ऊपर बैन लगाएंगे, ठीक है, एनआईए ने कई सारे सबूत मिले, पीएफआई के ऊपर उन्होंने बैन लगाया, लेकिन बजरंग दल के ऊपर जब आप बैन लगा रहे हैं तो आपके पास क्या सबूत है? आप ये बोलिए ना कि अगर किसी भी तरीके से कोई हिंसा होती है सांप्रदायिक तो हम जांच के आधार पर कार्रवाई करेंगे। आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो जी हम बजरंग दल को बैन कर देंगे? आप इनके कितने भी नेता का स्टेटमेंट पलक जी मैं अब आना चाहूंगा। ठीक है अनिल जी, अनिल जी सवाल का जवाब आपसे लूंगी। आशीष जी बोलिए, आशीष जी बोलिए। पलक जी मोनू मानेसर का नाम क्या है? ठीक है अनिल जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, दूसरों को भी समय देने की जरूरत है। आशीष जी बोलिए। जी पलक जी, आपके इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे
आपके प्रतिष्ठित दर्शकों को दो बात जानने की जरूरत है। पहली बात तो बहुत से लोग ये जानते ही नहीं रहेंगे, मुझे यकीन है महेश तिवारी जी भी इसके ऊपर कोई रोशनी डालेंगे, लेकिन अभी मेरा चांस है तो मैं बोलता हूं कि बजरंग दल है क्या, शुरू कहां से हुआ और क्यों शुरू हुआ। बात ठहरी उत्तर प्रदेश की, जिस समय रामलला की राम जन्मभूमि पे राम मंदिर की स्थापना को रोका जा रहा था। से तो नहीं उस पढ़ रहे टाइम ना पे जो लोग, जी हाँ जी, विकिपीडिया से तो नहीं पढ़ रहे? नहीं मैडम, ये सब विकिपीडिया बोलिए लिखने वाले लोगों में से हम हैं, पढ़ने वालों में से नहीं है। कुछ लोग तो यहाँ पे विकिपीडिया पढ़ के भी नहीं आते, हम तो लिखने वालों में से हैं। बोलिए। जी 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 जी। तो उस टाइम पे ये बजरंग दल की स्थापना करनी पड़ी, क्योंकि जो लोग राम जन्मभूमि के लिए प्रोसेशन निकालते थे उसके सपोर्ट में उनको उस समय की जो सरकारें थी वो उस समय उनको कोई भी गवर्नमेंट प्रोटेक्शन नहीं मिलती थी, यहां तक कि पुलिस भी उनका संरक्षण नहीं करती थी। इसलिए उस समय वीएचपी के एक युवा विंग बजरंग दल की स्थापना करनी पड़ी 1984 1 अक्टूबर को, जिसका यह काम था कि ये जो राम भक्त जाते थे ये हनुमान की तरह उनको सुरक्षा प्रदान करते थे। ये बजरंग दल, इसलिए इसका नाम रखा गया और ये इसकी स्थापना की पूरी कड़ी है। तो जो लोग ये कहते हैं कि बजरंग दल और बजरंग बली इसका आपस में कोई लेना देना नहीं है, ना उन्हें इतिहास पता है, ना साहित्य पता है, ना हिंदू संस्कृति पता है, ये वो लोग हैं जिन्होंने रामलला को भी तालों में बंद रखा और अब ये हनुमान को अपने इस जो संकल्प पत्र है उसमें बंद करने का प्रयास करना चाहते हैं। ये भूल गए हैं कि असल मुद्दा क्या है। असल मुद्दा इनका सिर्फ एक है और वो ये है कि हर एंटी इंडियन एजेंसी, हर एंटी इंडियन फोर्स के साथ इन्हें खड़ा होना है। पीएफआई को जब माननीय होम मिनिस्टर साहब के ऑर्डर से बैन कर दिया गया तो इसके बाद इनको कोई ना कोई उसका प्रतिरूपक, कुछ ना कुछ उसका रिटेलिएटिव एक्शन करके दिखाना है, क्योंकि अपने बॉसेस की नजर में इनको अपना पॉलिटिकल ग्राउंड जिंदा रखना है। इसके लिए बजरंग दल को बैन करने जैसी वाहियात स्टेटमेंट इन्होंने दी। इनके ध्यान में क्या है, किसी तरीके से हम अपीजमेंट पॉलिटिक्स करके वो 2% ईसाइयों और 13% मुस्लिम्स के वोट एक ही झटके में कैसे हासिल कर लें, एक ही तीर से दो शिकार कर लें। क्योंकि बजरंग दल का काम क्या है, जहां जहां पे कर्नाटका में हिंदुत्व के ऊपर आक्षेप लगाया जाता है, जहां जहां पे कर्नाटका में काउ स्लॉटर के ऊपर बात की जाती है, जहां जहां कर्नाटका में कन्वर्जन की जाती है, आशीष जी मेरे को लगता है हमारे सभी दर्शकों को, ठीक है आशीष जी, हमारे दर्शकों को पता चल गया बीएचपी की कैसे स्थापना हुई, कैसे बजरंग दल आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपको बताने का। बजरंग दल से भी हमारे साथ महेश जी हैं, उनको भी जानकारी है बजरंग दल की। महेश जी क्या कहना चाहेंगे? ठीक है अनिल जी आपके पास भी आऊंगे, आशीष जी आपके पास भी आऊंगे, हमारे साथ बजरंग दल से भी है, बजरंग दल से भी महेश जी हैं हमारे साथ। महेश जी आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि 1992 के अंदर कांग्रेस ने, आपके पास आऊंगी, इसके बाद आपके पास ही आऊंगे अनिल जी, हमारे महेश जी भी हमारे साथ। महेश जी क्या कहना चाहेंगे? 1992 के अंदर कांग्रेस ने आपको बैन कर दिया, 2008 के अंदर ये बात कही गई कि संपूर्ण तरीके से बजरंग दल को बैन कर देना चाहिए। अब दोबारा से कर्नाटक के अंदर ये गूंज उठी है कि अगर सरकार बनती है तो बजरंग दल को हम कर्नाटक में बैन कर देंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए कांग्रेस की बात को मैं भी, आप भी और पूरा देश जान चुका है। यह कभी संघ पर प्रतिबंध लगाते हैं, कभी उनको 26 जनवरी की परेड में बुलाते हैं, तो इनको तो कब कैसा क्या लाभ लेना है उस हिसाब से कदम चलते हैं। इनका एक लक्ष्य है हिंदुत्व को समाप्त करना, अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र का एक ये हिस्सा है और उसी षड्यंत्र के तहत ये कार्य करते हैं। इनके षड्यंत्र में इस समय जो सबसे बड़ी बाधा है वह बजरंग दल है। प्रूफ मांगिए। उदयपुर में अनिल जी फाइनल कमेंट आपकी तरफ से। अनिल जी फाइनल कमेंट आपकी। उदयपुर में हिंदू की निर्मम हत्या होती है। अनिल जी फाइनल कमेंट आपके विरोध में ठीक है सर, महेश जी लड़ते हैं, इसलिए अनिल जी फाइनल कमेंट 10 सेकंड जल्दी तोड़ते हैं, हम विरोध करते हैं। पलक जी मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाह रहा हूं कि ये बजरंग दल वही है जो अपने सामाजिक सेवा के नाम पर हलाल मीट को बंद करने के लिए मुस्लिम ट्रेडर्स के ऊपर अटैक करती है शिवमोगा में। ये है इनका अनिल जी, अब जब हम शर्मिंदा हैं, अरे कमाल करते हो जिंदा है आप, ये आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, समय में इतनी इजाजत भी आ रहा है। महेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए। कर्नाटक के अंदर चुनाव नजदीक है और इसी बीच कहीं पार्टियां जो है अपना मैनिफेस्टो देते हुए नजर आए। इस बीच बहस ये बात पर हो रही है, मुद्दा विकास नहीं है, मुद्दा है
कि जी आप पीएफआई और बजरंग दल के ऊपर बैन क्यों लगाएंगे।